दोस्तों, जो बिहार कभी शक्तिशाली, प्रभावशाली, गौरवशाली, सांस्कृतिक और समृद्ध बिहार हुआ करता था। शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य से लेकर नालंदा विश्वविद्यालय तक बिहार भारत के इतिहास में एक चमकता हुआ हीरा की तरह खड़ा था। जिस बिहार की धरती से अनेकों महान पुरुषों का जन्म हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य, आर्यभट्ट, वाल्मीकि, गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक, बिंदुसार, गुरु गोविंद सिंह, महावीर और तो और जिस बिहार को ज्ञान का भंडार कहा जाता था, नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला, मगध यूनिवर्सिटी, आज वो बिहार पूरी तरह से बिछड़कर रह गया है और देवरा ढोड़ी चटनाबा बाली रे उमरिया के और चोलिया के हुक में आकर लटक गया है। मजबूरी में लोग बिहार से पलायन करने लगे और अदर स्टेट में जाकर पैसा कमा रहे हैं। आखिर क्या है इस गौरवशाली बिहार के पतन की कहानी और कैसे बिहार आज भी पिछड़ा राज्य की गिनती में आ गया है? चलिए इस वीडियो में जानते हैं सब। देखिए, आधुनिक बिहार को समझने से पहले उसका इतिहास को थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों, प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था मौर्य साम्राज्य, जिसकी अवधि लगभग 322 से 185 ईसा पूर्व तक रही थी। मौर्य राजवंशों ने करीब 137 सालों तक भारत पर राज किया था। इस साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था। बिंदुसार का पुत्र सम्राट अशोक थे। उन्होंने 40 साल तक भारत पर राज किया, जो कि मौर्य साम्राज्य का सबसे लंबा शासन था। इनकी राजधानी पाटलिपुत्रा थी। मौर्य साम्राज्य और सम्राट अशोक के ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो भी बनाया है, वह आप देख सकते हैं और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। देखिए, बिहार के बिछड़ने के कई कारण हैं, जिसमें पहला कारण था ईस्ट इंडिया कंपनी का, जिसकी स्थापना ब्रिटिशर्स के द्वारा 1600 ईस्वी में की गई। इन्होंने 1973 में बंगाल प्रेसिडेंसी में एक ब्रिटिश परमानेंट सेटलमेंट एक्ट को लागू किया। उस वक्त बिहार, बंगाल और झारखंड एक ही राज्य हुआ करता था। 1 अप्रैल 1912 को बिहार बंगाल से अलग हुआ था। उस वक्त बिहार में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, जो कि ज्यादातर एग्रीकल्चर पर निर्भर थे। पूरे भारत में सबसे ज्यादा रेवेन्यू बंगाल प्रेसिडेंसी से ही आता था। इसीलिए अंग्रेजों ने जमींदारी सिस्टम लागू किया, यानी कि यह ब्रिटिशर्स बिहार में कुछ जमींदार को बैठाकर एक फिक्स रेवेन्यू लिया करते थे। सीधी भाषा में समझे तो जो किसान लोग थे वह अपने खेतों में अनाज उपजाते, चाहे वह सुखाड़ हो, दहाड़ हो या फिर ज्यादा बारिश हो या फिर धूप हो। किसानों को इनकम हो या ना हो, उनका जो फिक्स रेवेन्यू था, टैक्स था, वह उन्हें जमींदार को देना पड़ता था और वही जमींदार ब्रिटिशर्स के यहाँ जमा करवाते थे। अब ऐसे में किसानों के पास कुछ बचता ही नहीं था, ताकि वह आने वाले सालों में एग्रीकल्चर रिनोवेशन कर सके। इस तरह से बिहार में किसानों की कमर टूट गई। यह पहला कारण था। दूसरा कारण था पॉलिटिकल एंगल का। देखिए, 5 जून 1974 को बिहार छात्र संघर्ष समिति द्वारा एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था पटना में। इस रैली का नाम था संपूर्ण क्रांति, जिसे लीड कर रहे थे जयप्रकाश नारायण। यह आंदोलन सरकार के खिलाफ कुशासन और भ्रष्टाचार मिटाने के लिए था। 1974 में बिहार सरकार में अब्दुल गफूर मुख्यमंत्री और इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ यह आंदोलन हो रहा था। ये आंदोलन इतना हद तक बढ़ गया कि इसमें कई छात्र घायल भी हो गए और कई छात्रों की तो मौत भी हो गई थी। इसी आंदोलन में कुछ बड़े पॉलिटिकल लीडर उभर कर आए थे, जिनका नाम था लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और सुशील मोदी। सबों में लालू प्रसाद यादव की ज्यादा लोकप्रियता बढ़ती गई और 1990 में वह बिहार के सीएम बने। जैसे ही लालू प्रसाद यादव बिहार के सीएम बने, बिहार के पतन का काउंटडाउन शुरू हो गया। यह कास्ट इक्वालिटी की बात भूल गए और बिहार में रह रहे अपर कास्ट कम्युनिटी के खिलाफ बहुत ही अपशब्द और भद्दे भद्दे कमेंट देने लगे। उनका एक फेमस नारा था, पूरा बाल साफ करो, यानी भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला कम्युनिटी को खत्म करो। लालू यादव साफ बोलते थे कि हम यादव और अति पिछड़ा मुस्लिम कम्युनिटी का ध्यान रखते हैं। इस वजह से बिहार में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जात पात का भेदभाव काफी ज्यादा बढ़ गया। लालू प्रसाद साफ बोलते थे कि हमें विकास नहीं, सम्मान चाहिए। हद तो तब हो गई जब लालू प्रसाद यादव को बिहार का सीएम बनते ही 90 के दशक में बिहार में जंगल राज और गुंडा राज का कल्चर क्रिएट होने लगा। 90 के दशक में बिहार में लालू यादव की सरकार बनी, जिसके बाद ही वहां अपराध का वो दौर शुरू हुआ, जिसका असर गली के गुंडों से लेकर पॉलिटिक्स तक पड़ा। लालू यादव ने अपने जंगल राज में शब्दों की वो डिक्शनरी ही तैयार की थी, जिसकी गूंज हर गली और हर मोहल्ले में सुनाई देती। इस गुंडा राज में सबसे बड़ा गुंडा था साधु यादव और सुभाष यादव, जो कि लालू प्रसाद यादव के साले थे। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े प्रदेश में इतने बड़े मिनिस्टर के साले गुंडे हैं।
आखिर पुलिस करे भी तो क्या करे। उस दौर में पूरे बिहार में गुंडों का राज चलता था। बहन बेटियां शाम को 6 बजे के बाद घर से बाहर निकल नहीं पाती थी। रंगदारी, अपहरण, क्राइम अपनी चरम सीमा पर था। लूटपाट, चोरी चमारी, नक्सलवाद काफी बढ़ गया था। सीधी भाषा में समझे तो पूरे बिहार में दहशतगर्दी और खौफ का माहौल छाया था। और तो और 2002 में जब लालू यादव की बेटी की शादी हुई थी, तब लालू के जो गुंडे थे वह पटना के ज्वेलरी शोरूम से ज्वेलरी, फर्नीचर, गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां, सभी सारा सामान लूट लिया। इसके खिलाफ पुलिस कोई एक्शन भी नहीं ली थी, क्योंकि उन्हें भी अपनी जान और नौकरी का खतरा था। इस तरह से बिहार का विकास तो हुआ ही नहीं, और आदर सम्मान की तो ऐसी की तैसी हो गई। जो कि लालू यादव बोलते थे, हमें विकास नहीं सम्मान चाहिए। और इस तरह से बिहार बेड़े के गर्त में डूब गया। नाले पे दहला तो तब हो गया जब 1990 से 1997 के बीच लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला किया, और इन्हीं में उन्हें वारंट मिला और वे जेल गए। उसके बाद उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और अपनी पत्नी राबड़ी देवी को 25 जुलाई 1997 को बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री बना दिया। राबड़ी देवी 5वीं फेल है और वह करीब 9 साल बिहार की मुख्यमंत्री रही। सोचिए, ना तो डेवलपमेंट का नॉलेज, और ना तो इकोनॉमिक्स का नॉलेज, और ना ही फाइनेंस का नॉलेज, तो बिहार क्या खाक डेवलप करेगा। राबड़ी देवी 1997 से 2005 तक बिहार की मुख्यमंत्री रही। उसके बाद 2005 से अब तक नीतीश कुमार जी हैं, जो कि काफी हद तक बिहार को सुधार दिए हैं। बिहार के बिछड़ने का तीसरा सबसे बड़ा कारण था यहाँ पर कंपनियों का न होना, जिसका श्रेय लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस के नेता नेहरू जी को जाता है। लालू जी ने कंपनियां लिया ही नहीं, और नेहरू जी ने ऐसे एक्ट लागू कर दिए जिससे बिहार को आगे बढ़ने का चांस ही नहीं मिला। अब आप सोच रहे होंगे वह कैसे, तो अभी आप इस वीडियो में आगे समझ जाएंगे। देखिए, हमारा देश 1947 को आजाद हुआ था। आजादी मिलने के बाद भारत सरकार ने सभी बिजनेसमैन को भारत में कंपनी लगाने के लिए आह्वान किया। उस टाइम ज्यादातर कंपनियों की पहली पसंद बिहार थी कि बिहार में हम अपना कंपनी स्टैब्लिश करते हैं, क्योंकि बिहार में आयरन, अवरक, कोल्स के माइंस, रॉ मटेरियल जैसे काफी मात्रा में अवेलेबल थी। और सभी कंपनियों को यह पता था, अगर बिहार से बाहर हम जैसे गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान में अपनी कंपनी बिठाते हैं, तो जो किराया हमें मटेरियल बिहार से बाहर अदर स्टेट में ले जाने में लगेगा, उसी किराए के पैसे से बिहार में ही प्रोडक्ट बनाकर कोलकाता एयरपोर्ट से बाहर विदेशों में भी प्रोडक्ट सप्लाई किया जा सकता है। लेकिन उस टाइम के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को यह बात रास नहीं आई। उन्हें लगा कि अगर बिहार में ही सभी कंपनियां आ जाएंगे तो बाकी स्टेट डेवलप नहीं करेगा, अदर स्टेट में तो ज्यादा रॉ मटेरियल है ही नहीं। इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने, यानी नेहरू जी ने 1952 में एक नई पॉलिसी लाई, द फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। इस पॉलिसी के तहत कोई भी कंपनियां इंडिया के कोई भी कोने में फैक्ट्री लगा सकती थी और रॉ मटेरियल को बिहार से निकालकर अदर स्टेट में ले जा सकते थे। इस मटेरियल को ले जाने में जितना भी खर्चा आएगा उस पर केंद्र सरकार सब्सिडी देगी, छूट देगी। और इसी पॉलिसी का फायदा उठाकर कंपनियां समझ गई कि हमें ट्रांसपोर्टेशन पर तो सरकार छूट दे ही रही है, तो क्यों ना हम अपने स्टेट में ही कंपनी बिठा दें। इसी पॉलिसी के तहत बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्लांट को समुद्र के किनारे वाले शहरों और राज्यों में लगाना शुरू कर दिया, ताकि वहां से ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा मिले और इंटरनेशनल मार्केट तक प्रोडक्ट सप्लाई किया जा सके। और इसी वजह से आज भारत में समुद्र के किनारे जितने भी स्टेट हैं वह काफी डेवलप हैं, जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटका। और बिहार सिर्फ एक रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर बनकर रह गया। उसके बाद 1993 में नुकसान को देखते हुए इस पॉलिसी को हटा दिया गया। तब तक बिहार काफी बुरी तरह से चुसा गया था, मतलब बिछड़ गया था। और इससे भी ज्यादा नुकसान तो बिहार का तब हुआ जब 2000 ईस्वी में झारखंड बिहार से अलग हो गया। जो भी थोड़ा बहुत बिहार में मिनरल्स, कोयल्स के माइंस, रॉ मटेरियल बचे थे, वह सभी झारखंड में चला गया और बिहार को मिला बाबा जी का ठुल्लू। उस वक्त बिहार में राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, और इसी वजह से आज बिहार में इंडस्ट्री ना के बराबर है। अब चूंकि इंडस्ट्री ही नहीं है तो लोगों को रोजगार काम मिलेगा कहां से। इसीलिए लोग पैसे कमाने के लिए बिहार से बाहर अदर स्टेट में पलायन करने पर मजबूर हो गए। थोड़ी बहुत छोटी मोटी कंपनियां थी जिसमें चीनी मिल, राइस मिल थे। ये सब भी खराब कानून व्यवस्था और करप्शन की वजह से कंपनियां बंद हो गई। अभी फिलहाल 28 चीनी मिल में से 11 चीनी मिल ही चालू है, जबकि पहले के समय में बिहार पूरे देश में 40% चीनी सप्लाई करता था। अभी घटकर मात्र 4% रह गया है। वहीं दूसरी तरफ बिहार एक उपजाऊ वाला जमीन भी है। ऐसे में किसान लोग अपना उपजाऊ जमीन सरकार को देना या बेचना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आज भी बिहार में 80% लोग खेती पर ही निर्भर हैं।
वहीं बिहार को बिछड़ने और बर्बाद करने में चौथा बड़ा सबसे कारण है भोजपुरी अश्लील गानों का, जो कि पूरे बिहार को तबाह करके रखा है। आपने भी कई अश्लील भोजपुरी गाने सुने होंगे। कुछ तो गाने ऐसे होते हैं जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता है। देवरा ढोरी चटनावा, बलमा कदर न जाने, बाली रे उमरिया के, लाटक जयबू चोलिया के हुक, इससे भी खराब खराब अपशब्द गाने निकले हुए हैं। गानों से ही समाज के छोटे छोटे बच्चों पर और समाज के ऊपर बहुत बड़ा बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, जिससे बच्चे का तो भविष्य खराब हो ही रहा है, साथ में बिहार का इज्जत भी तार तार हो रहा है। और तो और बिहार में कोई त्योहार हो या फिर कोई फंक्शन हो, उसमें नाबालिगों को नचाया जाता है, जिसे बिहारी भाषा में बाईजी नचाना कहते हैं। हालांकि अदर स्टेट में ऐसा नहीं होता है। कम से कम बिहार को दूसरे स्टेट से भी सीखना चाहिए। और आज के जनरेशन में तो कुछ लोग 12 घंटे, 16 घंटे, 20-20 घंटे कंपनी में काम करते हैं और भोजपुरी अश्लील गाने सुनते हैं और पड़े रहते हैं। बाप दिल्ली मुंबई में कमाया, बेटा दिल्ली मुंबई में कमा रहा है और आने वाला भविष्य भी दिल्ली मुंबई में ही कमाएगा। बट क्या फायदा, अपना भविष्य ही नहीं बना पाए और दूसरे की गुलामी करते रह गए। तो इस तरह से बिहार आज भी पिछड़ापन, गरीबी, करप्शन, भ्रष्टाचार का गुलाम बनकर रह गया है। मैं तो बिहार गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि ऐसे जो खराब और अपशब्द गाने निकालते हैं, बनाते हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए और बार नाबालगों का डांस बंद किया जाए। हालांकि बिहार अभी काफी हद तक सुधर चुका है, क्योंकि अभी वर्तमान सीएम नीतीश कुमार जी हैं। इन्होंने बिहार को पटरी पर ला दिया है, बस स्पीड पकड़ना बाकी है। लेकिन अभी भी कुछ त्रुटि है जो कि सुधारना बहुत जरूरी है। दोस्तों, ये था हमारे गौरवशाली, शक्तिशाली राजवंशों से लेकर वर्तमान बिहार तक की कहानी। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि हमारा बिहार कैसे पिछड़ापन का शिकार हो गया। आप किस स्टेट से हो, कमेंट में जरूर लिखिए। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।